मैं अमित गर्ग डिस्कवर उत्तराखंड मैगजीन से, और हम लोग आज अपने शो में वेलकम कर रहे हैं भरत कुकरेती साहब का, जो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और ओवरऑल सबसे अच्छी बात है वो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। उत्तराखंड में जब हम अपने आर्टिस्ट का स्वागत करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आपको कैसा लग रहा है सर? मेरे को तो डबल अच्छा लगता है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि जुड़ाव है इस जगह से जी, और यहीं की पैदाइश है, यहीं बड़े हुए हैं। अरे सर, आपने तो पुराना देहरादून देखा होगा ना सर, रो लीची के बाग और ये सब। बिल्कुल है ना। मैं गलत नोट पर शुरू कर दूं इस अरे सर, शुरू करो ना। कहीं भी शुरू करो। मैंने एक शेर लिखा था अभी कुछ टाइम पहले। हाँ। और वो देहरादून के दो पहलू हैं, मैं आपको बताता हूँ जी। एक वो जो हमने देखा हुआ है जी, और जिस समय प्यार है। बहुत बढ़िया। तो वो सोच के मैंने लिखा कि सब खेत खलिहान बाग नहर खा गया। अच्छा। सब खेत खलिहान बाग नहर खा गया, न जाने कितने गांव मेरा शहर खा गया। ओह, बहुत इमोशनल है सर। तो ये वो फीलिंग है जो हम लोगों को आती है, पुराने लोगों को आती है देहरादून का। आज का आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बिकॉज कैनल रोड यहाँ सब इस तरह से नाम है, वो कैनल कहीं है ही नहीं अब। और लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जी। तो मैं ऐसा नहीं कि सब खराब हो जाता है। देहरादून के मौसम जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। बहुत रोमांटिक, मेरा ऐसा मानना है। जी सर। ये कभी भी बारिश हो जाती है, गर्मियों में भी आपको ठंड लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर भी मैंने कुछ लिखा है कि ठंडा ठंडा सा जून का मौसम, ठंडा ठंडा सा जून का मौसम, खास है देहरादून का मौसम। ओह वाओ। और इश्क वालों तुम्हें मुबारक हो साल भर हनीमून का मौसम। ओह, कमाल है, बहुत बहुत बढ़िया सर। कमाल, साल भर हनीमून का मौसम। तो अगर आपको भी उत्तराखंड की ये वादियाँ, ये बादल, ये सब पसंद है तो आइए ना, ये टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ देखनी है। भरत कुकरेती साहब कह रहे हैं ये देखिए हनीमून का मौसम। ग्रेट सर। तो सर, आपने अपना बचपन देहरादून में ही गुजारा? बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पे स्कूलिंग हुई अपना देहरादून? सेंट जोसेफ से मैंने पढ़ाई करी। हाँ जी, 12th मैंने वहाँ से करा। ओके। फिर DAV कॉलेज जो है देहरादून का, सुप्रसिद्ध जी, वहाँ से भी बहुत झगड़े होते हैं सर DAV में। आपने भी पूरी लड़ाई लड़ी हुई कभी उस टाइम? नहीं, बड़े होते थे। अच्छा। हाँ, मतलब अच्छी खासी बदमाशियाँ होती थी। ओह वाह। पर ये है कि वो पुराने जितने लोग थे जिनसे चाहे उस समय अच्छे संबंध थे या बुरे थे, आज सारे दोस्त हैं। क्योंकि वो एक टाइम होता है, एक फेज होता है जब वो रहते हैं, सब लोग थोड़े गर्म दिमाग रहते हैं। सर, कहते भी वैसे जिससे सबसे ज्यादा लड़ो उसी से सबसे ज्यादा प्यार होता है। सर, देहरादून की जो चाय है वो तब भी इतनी फेमस थी, इतनी आज अभी? मैं आपको बताऊं, देहरादून में अगर कॉलेज में हम जाते थे तो आज भी अगर आप पुराने जितने लोग हैं तो सामने दो दुकान होती थी वहाँ पे। एक जीवन होते थे हमारे, वो नहीं रहे अब, बाद में पार्षद भी बने। एक उनकी दुकान होती थी और एक सामने नेशनल करके रेस्टोरेंट होता था वहाँ पे। तो वहाँ चाय का अड्डा मतलब परमानेंट रहता था। ये DAV कॉलेज की बता रहा हूँ। और अगर आप DBS की बात करें तो सामने चावला जो स्वीट शॉप है वो वहाँ पे बहुत चाय चलती थी। बहुत बढ़िया। और कभी कभी चाय पीने हम राजपुर चले जाते थे। राजपुर तो सर तब तो बिल्कुल जंगल होगा, मतलब मेरे आई बिलीव। मतलब आप ये लगाओ कि आप RTO ऑफिस के बाद जी सिर्फ सर्विस स्टेट का जो गेट है वो था, उसके बाद जाखन मंदिर था। ओके। और उसके बाद आपको सीधे राजपुर में चाय की दुकान थी। तो इतनी दूर आप, मेरे हिसाब से तो साइकिल होगी सर, स्कूटर? मैं साइकिलिस्ट था एक्चुअली। अच्छा। मैंने बहुत साइकिलिंग करी उस टाइम पे। तो साइकिल से तो रोज ही जाते थे डाइवर्जन तक प्रैक्टिस करने। क्या बात है सर, आप अभी भी साइकिल चलाते हैं सर? आप इतने फिट हैं, मैं देख रहा हूँ। नहीं, मैंने ले रखी है। अच्छा। टाइम नहीं मिल पाता बहुत ज़्यादा, बट ये है कि बात चल रही साइकिलिंग की तो मैं एक बार करते हैं लोग यंग एज में अलग काम। जी जी। तो एक बार मैं यहाँ से बॉम्बे तक साइकिल से भी गया हूँ। बॉम्बे तक साइकिल से? तो शायद ये जर्नी आपकी, आप यहाँ से साइकिल से बॉम्बे तक गए? और वो भी सीधे नहीं गए हम, यहाँ से पहले चंडीगढ़ गए, शिमला गए, शिमला से वापस फिर घूमते हुए। और ये आपके पेरेंट्स को मालूम है ये सब चीजें? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, विद परमिशन, मतलब ऐसे नहीं कि बिना पूछे चला गया। तो वेरी वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स यू हैव। मेरे फादर साहब जो थे उन्होंने मुझे कभी, या हम तो तीनों भाई बहन को कभी किसी काम के लिए रोका नहीं। ओके। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि जो करो सोच समझ के करो, बाकी हम साथ में हैं। ओह वाओ। तो आई थिंक उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिया कि जो करना है अच्छा करना है, और उनको कहीं पे भी ऐसा मतलब नीचा नहीं महसूस होना चाहिए। फैमिली की रेपुटेशन बहुत है। ये तो सर हमारे देहरादून में टचवुड बहुत ही अच्छी, बिकॉज आप बाहर निकलते हो घर से एंड देन यू विल रियलाइज कोई चाचा कोई ताऊ, मतलब अपना मोहल्ला बहुत ही अच्छा है, ताकि हर आदमी एक दूसरे को जानता है, तो कुछ गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने अभी कहा यहाँ से आप बॉम्बे तक साइकिल से गए और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली बॉम्बे, अब तो फ्लाइट
तब मुझे आइडिया नहीं था कि मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ, शिफ्ट भी हो जाऊंगा कभी लाइफ। सर मुझे बताइए, आपने फिर डीबीए डीएवी डीबीएस का फिर जर्नलिज्म शुरू किया आपने? मैंने पहले एमकॉम किया जी, और तब तक जर्नलिज्म का कोर्स शुरू नहीं हुआ था, तो जिस साल मैंने एमकॉम खत्म किया उसी साल यूनिवर्सिटी ने जर्नलिज्म का कोर्स शुरू किया, तो मैंने फिर वो भी किया वहाँ से। तो ये लिखना तभी से यार इनहेरेंट क्वालिटी है, मतलब स्टार्टिंग से? तो आप ये लगा लीजिए, लिखना तो स्कूल से ही मेरे को शायद शौक था, क्योंकि स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर होता है एक सब्जेक्ट जिसमें कि आपको जो वो पढ़ते हैं जो किताबों में रहता है, पोइट्री किताबें, शेक्सपियर के प्लेज, वो सब, तो उसमें मेरे अच्छे नंबर आते थे। लेकिन लैंग्वेज जो होता है जिसमें खुद का लिखना पड़ता है, उसमें मैं हमेशा क्लास में ऊपर आता था। लैंग्वेज में सर ओनली 35 नंबर लाना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, 10th में मेरे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में सबसे ज़्यादा क्लास में। बहुत ही बढ़िया सर। सर एक चीज़ बताइए, जैसे आपने लिखना शुरू किया तो कोई पोएट्री, अभी आपने बात किया शेक्सपियर वगैरह पोएट्री, कोई पोएट्री आपकी है कुछ आपकी याद हो? नहीं, बहुत कुछ लिखा है। जैसे अभी आपने 2 मुझे बहुत अच्छे शेयर सुनाए हैं। हाँ, तो ऐसे करके मतलब बहुत सारी लिखी तो बहुत सारी हैं, और शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ अगली जनवरी में इनका एक कलेक्शन भी मैं पब्लिश करवाऊँ। दिस इज अ ग्रेट न्यूज़। आपने सर राइटिंग में अभी बुक भी एक लिखी है दूसरा करके, वो एक क्राइम थ्रिलर है। वो क्राइम थ्रिलर है और वो इंग्लिश में है, तो अभी मैं इंग्लिश से सीधा फिर हिंदी पोइट्री पे हिंदी उर्दू पोइट्री पे जा रहा हूँ, गजलों पे। उर्दू तो बहुत ही मतलब बहुत ही मीठी जुबान है, आई बिलीव। जी जी। और बहुत हद तक ऐसा है कि मैं लिखता हूँ जो मैं हिंदी शायरी लिखता हूँ, लेकिन उसमें मतलब कई उर्दू शब्द आ जाते हैं, नेचुरली आ जाते हैं, तो उस तरह की मैं लिखता हूँ। मैंने उर्दू पढ़ी नहीं है, ना मैंने कहीं टेक्निकली सीखा है कि गजल कैसे लिखी जाती है। तो ये इनहेरेंट आ जाती है लोगों से मिलके। और पता नहीं, मेरे नाना साहब काफ़ी फेमस शायर हुआ करते थे, तो हो सकता है वहाँ से कुछ आ गया हो। बहुत ही बढ़िया। मेरे फादर बहुत अच्छी पोएट्री लिखते थे। उनकी एक बुक भी पब्लिश करवाई हमने। तो हो सकता है कुछ। तो बहुत बढ़िया सर, ये तो डेफिनेटली इनहेरेंट होगा 100%। सर अभी हम दूसरा की बात करें तो इसके ऊपर कोई मूवी, कोई वेब सीरीज का भी प्लान है क्या? आइडिया वही है। मैं आपको बताऊँ, ये क्योंकि होता क्या है, मैं मतलब मेरा जो भी छोटा मोटा ब्रांड है, लोग मेरे छोटा नहीं है मोटा बहुत है, लंबा बहुत है, छोटा बिल्कुल नहीं है। होता क्या, लोग मेरे से सिर्फ कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं जी। और कुछ रहा भी ऐसा कि मैंने 3 टेलीविजन की हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे लंबे शोज उनको हेड। सर मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ बस एक मिनट। आपने कॉमेडी को रीडिफाइन कर दिया सर। पहले कॉमेडी होती थी, जनरल लोग बात कर रहे हैं, हंसते हैं, चुटकुले बनाते हैं। आपने उसके अंदर ड्रामा डाल दिया, एक्शन डाल दिया, पूरी फैमिली डाल दी, कैरेक्टर्स घुसा दिए। ये कहाँ से आता है सर? ये आई डोंट नो। मैं आपको बताऊँ, ये मतलब आपने जिक्र छेड़ा है, तो जब हमने कॉमेडी सर्कस शुरू किया, उससे पहले कॉमेडी सिर्फ स्टैंड अप के रूप में होती थी, राइट, और स्टैंड अप या हास्य कविता, ये 2 पुरानी विधाएं थी, जिसमें एक आदमी आता था सूट पहन के माइक पकड़ के कुछ भी बोलता चला जाता था, और अच्छे होते थे। ऐसा नहीं कि वो मतलब अच्छा नहीं था, वो भी बढ़िया लोगों को एंटरटेन करते थे। राजू श्रीवास्तव थे उसमें, उनसे पहले चल जाए कीमती लाल जी होते थे, तो ये लोग करते थे बहुत अच्छा। फिर हमने जब ये कॉमेडी सर्कस शुरू किया, तो इसमें हमने कैरेक्टर्स डालने शुरू किए, 2 लोगों को लाना शुरू किया, 2 से फिर 3 भी लाए हम बाद में, और कॉस्ट्यूम्स इसमें डालने शुरू किए, इसमें म्यूजिक डालना शुरू किया, पैरोडीज डालनी शुरू करी, तो एक तरह से कलेवर चेंज हो गया पूरा चेंज। टेलीविजन पे वैसा पहले कभी हुआ नहीं था, तो उस शो को, और आज जितना भी कॉमेडी चलती है, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उसमें कॉमेडी सर्कस का एक छोटा मोटा पुट रहता ही है। छोटा मोटा, फिर आप छोटा मोटा बोल रहे हो। बहुत बड़ा रोल है सर ये। दिस इज बिकॉज कॉमेडी को रीडिफाइन करना इट्स अपने आप में एक पूरी जर्नी है सर। नहीं, मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं इस प्रोसेस का एक मतलब हिस्सा रहा हर टाइम। जी, जब हमने कॉमेडी सर्कस किया तो भी मैं उस शो पे था, मेन राइटर था, और फिर मैं कंटेंट हेड बना उस शो का। उसके बाद हमने एक और शिफ्ट किया, जब हम लाए कॉमेडी नाइट विद कपिल, तो उसका भी कंटेंट हेड में ही था जी। और उस शो से हमने इंटरव्यूज कैसे किए जाते हैं उसको बिल्कुल ही रीडिफाइन कर दिया। आई अंडरस्टैंड। उससे पहले क्या होता था कि बड़े बड़े लोग, तबस्सुम जी करती थी इंटरव्यू और सब करते, पर सिमी जी करती थी, इनके शोज आते थे और एक बहुत अच्छे तरीके से बैठ के बातचीत होती थी। हमें ऐसा लगा कि इसमें भी हम बहुत ज़्यादा फन निकाल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक सवाल जवाब का ही दायरा हो। मैंने देखा सर, अनुपम खेर सर का भी एक शो आता था, सुरेश ओबराय साहब का भी शो आता था। आपने तो पूरा उसको, बिल जीना इसी का नाम, आपने पूरा फारूक शेख बहुत ही चेंज कर दिया आपने कंप्लीटली पूरी डिस्क्रिप्शन। नहीं, वो मेरे ख्याल से वो आइकॉनिक शोज हैं और उनका एक अपना फ्लेवर, अपना एक ज़माना बहुत अच्छा। सर एक अभी अनुपम खेर सर की बात हुई, आपसे पूछ लेता हूँ मैं। उन्होंने अपने शोज किए और जब वो आपके शोज में आते आप उनको भी डायरेक्ट करते हैं या फिर वो एक्सटेम्पोर?
मेरे शो की एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपना पार्ट करते हैं और सामने वाले को रिएक्शन करना होता है। ठीक। और वो हम उन्हें बताते भी नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल रिएक्शन मिलता है, वो बेस्ट होता है। क्या बात है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे हम उनसे कुछ करवाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे उनको बताना, स्क्रिप्ट दे के उनको डायरेक्ट करना पड़ता है। जितने कलाकार हैं, आई बिलीव अमिताभ बच्चन साहब से लेके और जितने कलाकार, सलमान खान, सब आई बिलीव सबसे आपने इंटरेक्शन किया हो। बिल्कुल। क्या बात है। तो देखिए मेरी खुशकिस्मती, मैं उनसे मिल रहा हूँ जो इतने सारे कलाकार से मिल चुके हैं और उनको डायरेक्ट करी। सर, हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जुबिन भाई हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जुबिन नौटियाल बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वैसे मेरा छोटा भाई है, लेकिन बहुत बड़ा कलाकार है। आज की तारीख में मेरे ख्याल से इंडियन म्यूजिक सीन पे ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वॉइसेस, और उनकी आवाज़ में कुछ तो जादू है। पहले फिल्म्स से उन्होंने बहुत अच्छा काम करके नाम कमाया, लेकिन जब से उन्होंने मेरे ख्याल भक्ति गीत गाए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी मतलब फिल्मी लोगों से हट के बुजुर्गों में, बच्चों में, महिलाओं में अलग लेवल पे वो पहुंच गए हैं। तो बड़ी खुशी होती है। उनका ना गाना है, मैं बालक तू माता शेरा वाली, उसमें मैं भी हूँ, डॉक्टर के कैरेक्टर कर रहा हूँ उनके साथ। मैं बताने के लिए बेताब हो रखा। मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे घर में रोज सुबह उनके भजनों से ही शुरुआत होती है। और मेरे ख्याल से उनका जो भजन, जब ये श्री राम जन्मभूमि के लिए नेपाल से शिलाएं लाई जा रही थी, जी, तो उसमें जुबिन का ही भजन चल रहा था। तो जुबिन नौटियाल इज ऑल ओवर वर्ल्ड नाउ, यूनिवर्सल इस समय। सर, हमारे एक और बहुत ही अच्छे छोटे भाई की तरह है राघव जुएल, और उनसे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बिल्कुल है, मतलब मेरी उनके फादर के साथ ज़्यादा रही है। क्योंकि हम लोग पुराने मित्र हैं और कॉलेज टाइम से बहुत अच्छी दोस्ती रही और रही। पर उसके बाद राघव से मुलाकात हुई, एंड बहुत ही कमाल का बच्चा है वो। मतलब बच्चा तो नहीं, अब तो खैर बड़ा स्टार है, मेरे मुंह से निकल रहा है बच्चा, लेकिन आपके लिए तो बच्चा ही, लेकिन बहुत राघव में एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि अक्सर लोग जब सीखते हैं ना, तो सीखते हुए इतने आगे निकल जाते हैं कि अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं। राघव ने क्या किया है कि उसने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन उसका जो अपना जो एक ओरिजिनल टैलेंट है ना, या उसका एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, वो उसने कायम रखी है। तो वो जब भी आप उसको देखोगे ना, राघव आपसे बात करेगा तो भी वही है, और राघव कैमरे पे भी वही है। क्या बात। तो ये उसने इतना बढ़िया उस चीज़ को बैलेंस किया हुआ है, जो बड़ा अच्छा लगता है देख के। बड़ी जनरोसिटी से तारीफ करते हैं। मुझे इनके लिए सडनली शेयर आ गया, अब शायर के सामने मैं कुछ बोल दूं, पता नहीं पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। अदा इतनी की कदमों में पड़े हैं, क्योंकि आप इतने सॉफ्ट है, इतने हम्बल हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अदा इतनी की कदमों में पड़े हैं, अना इतनी की लंका राख कर दें। अरे वाह, ये मेरे को हनुमान जी के ऊपर याद आ गया सडनली, तो मैंने आपके लिए बोल दिया। तो बहुत ही अच्छा है सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई एम फीलिंग प्रिविलेज कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो सर, हम आपसे बात कर रहे थे उत्तराखंड के कलाकारों की। आप उत्तराखंड के कलाकारों को बहुत सपोर्ट करते हैं, मैंने देखा आपकी पार्टीज बहुत अच्छी होती हैं बॉम्बे के अंदर, और आप इनफेक्ट सबको घर पे भी बुलाते हैं और बड़ा होस्ट करते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए ना, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा सबका एक जुड़ाव है आपस में। ओके। और अभी जैसे गणपति होते हैं तो हम 5 दिन का गणपति रखते हैं घर पे, या दिवाली हो गई, या कभी कोई ऐसा मौका आ गया, तो बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ के लोग हम आपस में मिलके, क्योंकि बातें बहुत सारी रहती हैं शेयर करने के लिए। और सबकी जर्नी, दीपक डोबरियाल है, पौड़ी के पास एक छोटा सा गाँव है सतपुली के पास, वहाँ से उनकी जो जर्नी रही है पहुँचने की, आज बड़े मुकाम पे हैं जी। सुधांशु पांडे हैं हमारे कुआं से जी, आज बहुत बड़ा नाम है। बैंड ऑफ बॉयज से उन्होंने शुरू किया था, सिंगर होते थे उसमें, लेकिन उसके बाद एक्टिंग में आए। एक्टिंग में फिर अभी आज की तारीख में उनका शो पिछले 4 साल से टीवी पे नंबर 1 चल रहा है, अनुपमा। तो सबकी एक बहुत अच्छी जर्नी है। हिमानी दीदी हैं हमारी, सबकी सीनियर हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल वही एक लड़की उस टाइम पर NSD में जाना, फिर फिल्म्स करना, 250-300 फिल्म्स करी हैं उन्होंने, और क्या एनर्जी है उनकी। तो वो तो उनसे बात करके इतना मज़ा आता है इन सब लोगों से, क्योंकि सब पुराना देहरादून सबने देखा हुआ है जी। और सबका एक वैसे भी मतलब जुड़ाव पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, देहरादून से जुड़ा हुआ है, तो वो रहता है। आजकल के बहुत अच्छी नई 2-3 बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ फिर मुँह से निकल रहा है, सब बड़ी बढ़िया कलाकार है। अंजलि ततरारी है, 2 बड़े शोज कर लिए, 3रा शो चल रहा है उसका टीवी पे। आशा नेगी बड़ा अच्छा कर रही हैं, बहुत सारे पवित्र रिश्ता से उन्होंने शुरू किया था, तो वो बड़ा अच्छा उनका है।
शिवांगी जोशी हैं देहरादून से, बड़ा नाम है आज की तारीख में टेलीविजन की दुनिया में। सबसे बड़ा शो जो उनका है ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो करा उन्होंने। हमारी अपनी चित्रांशी रावत है, चित्राशी बहुत कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से हैं और यहाँ, और उन सब का ना एक श्रुति उल्फत है। हाँ। छोटी बहन है मेरी, तो और उसने मतलब मेरे ख्याल एक टाइम पे करीब 60 या 70 ऐड में आती थी वो। अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा काम उसने किया है, आज भी कर रही हैं, बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है उनका। तो इन सबके साथ हम लोग उठना बैठना मिलना जुलना करते हैं। तो मतलब ये आपने पूरी टीम बना रखी है वहाँ, महीने में 2 महीने में हम लोगों को मिलना भले ही ना हो, लेकिन टच में रहते हैं। वो रहते हैं और जब मौका लगता है तो मिलते भी हैं। सर ये आप हमारे जैसे आर्टिस्ट के लिए भी कुछ करो, जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, कुछ सर आप लोग इतनी बढ़िया जगह बैठे हो, आप बहुत अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ मुझे अपनी टीम में ले लो आप, मुझे यहाँ शिफ्ट होने का मौका मिल जाए। उत्तराखंड की टीम यही चला रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें ले लो, मतलब हम इनकी टीम में हैं। ग्रेट सर। तो वो है सर, एक चीज़ और पूछनी है मुझे आपसे, ये आजकल ना बहुत ज़्यादा भूख लोगों में है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की, बहुत जल्दी सक्सेस होने की। अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी तरह की। तो डू यू थिंक इट इज़ रियली हेल्पिंग देम कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, सडनली फेमस होना है? इसमें मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ कि अगर आप एक हद पार नहीं कर रहे हैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, जी। मैंने देखा है लोग ना एक हदें पार कर देते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है, जी। अच्छा भी नहीं लगता है, और उससे ज़रूरी नहीं कि फॉलोअर्स बढ़ जाएं। ठीक बात। अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जी, और आपके जेन्युइन फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आजकल एक बहुत बड़ा डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें मतलब पैसा भी बहुत अच्छा है, कमाने का मौका मिलता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन ये है कि हाँ, उसको अगर एक दायरे में रह के करा जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए किया जाए, और आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हो कि मेरी जो डिजिटल पहचान है वो मेरी पर्सनल पहचान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि क्या होता है कि आपके मान लीजिए आपने 5000, 10000, 20000 फॉलोअर्स बना लिए और आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई पहचान नहीं रहा है, आपको वो चीज़ हजम हो जानी चाहिए। हाँ, ठीक बात। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया तो मैं स्टार वाला एटीट्यूड लेके चलूँ। ओके, ग्रेट। क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स भी जो हैं, भले ही उनके फॉलोअर्स ना हो जी, लेकिन बहुत हम्बल। मैंने देखा सर, वो त्रिपाठी साहब, हमारे पंकज त्रिपाठी, सो सक्सेसफुल एंड सो हम्बल। पंकज भाई, मैं आपको एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी, और मैं आपको एक उनके बारे में एक बात बताता हूँ। आज ये बात है 2016 की। पंकज भाई का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं और वो कपिल का शो देखना चाहते हैं। ओके। तो मैंने, पंकज भाई आप भेज दो उनको। कहने लगे यार नहीं भाई मैं भी साथ में आऊँगा। मैंने, आप आ जाओ। तो पंकज भाई अपने गेस्ट को लाए, उनको हमने बिठा दिया जहाँ मेरे कैमरे में लगते हैं, उन्हें इनकी भी शक्ल दिख जाएगी, और मैं आगे बैठता था हमेशा शो पे, मेरी सीट रहती थी बिल्कुल स्टेज के सामने। तो पंकज भाई को मैंने अपने साथ बिठा लिया और उन्होंने पूरा शो देखा और वो चले गए। इसके बाद कुछ साल बाद पंकज भाई एज अ गेस्ट आए जी, करीब 5 साल बाद उसके, और स्टेज सामने बैठे थे ऑन द अदर साइड ऑफ द तो मैं पंकज भाई को बोला, मैंने भाई आपको यहाँ से वहाँ जाने में 5 साल लगे। ठीक बात है। नहीं, ये सफर बहुत लंबा है, ये सफर बहुत लंबा है, और बहुत बड़े मुकाम पे आज वो, बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। और अभी आप देहरादून से निकल के फिर आप बॉम्बे पहुंच गए हैं। डेफिनेटली उत्तराखंड के मौसम को मिस करते होंगे बॉम्बे जाके, बहुत ट्रैफिक है बॉम्बे के अंदर। क्या है, मैं आपको बताऊँ, एक बहुत लोगों ने बात कही है पर मेरा भी वही मानना है कि ये जन्म स्थान है, वो कर्म स्थान है, राइट। तो पर बॉम्बे में एक चीज़ है कि इतना बढ़िया काम करने का एनवायरनमेंट शायद ही किसी और शहर में हो। बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं जब गया था तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, कोई ऐसी मेरी पहुंच नहीं थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर आप मेहनत करो और आपकी लगन सच्ची है और आपके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है तो बॉम्बे ऐसी जगह जहाँ आप कहीं ना कहीं पहुँच जाते हो। और थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। मैं बड़े बड़े एग्जांपल्स दूंगा आपको, जो लोग बिना कुछ सब कुछ छोड़ के आए और इनका कोई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कई साल मेहनत करी उन्होंने, जब मिला तो बहुत अच्छा मिला। मनोज वाजपेयी को पहली हिट मिलने से पहले 10, 12, 15 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी। ऐसे 50 नाम है, क्योंकि लोगों को तब दिखता है जब वो लोग फेमस हो गए, लेकिन उसके पीछे जो 10, 15 साल का ऐसी। सर आपकी भी तो डेफिनेटली काफी स्ट्रगल रही हो बॉम्बे जाके, कोई इतना इजी तो डेफिनेटली नहीं रहा होगा, आई एम श्योर। हम तो आज के भरत साहब को देख रहे हैं, वो आसान थोड़ी रहा होगा उस वक्त। नहीं, इजी तो बिल्कुल नहीं था। बस ये है कि
और मुश्किल जो चीज़ है मैं बताऊँ ये रहती है कि जब आप 15-16 घंटे रोज़ काम कर रहे हैं जी, और मैंने भी किया करीब एटलीस्ट 12 से 15 साल के रोज़ सुबह से, और मतलब सुबह का पता नहीं रात का पता नहीं, आपको जब काम है तो है जी, और आपको बहुत सारे उस समय पर्सनल सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, आप दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते, आप का मन करता है कि देहरादून चले जाऊँ 2 दिन के लिए, आप नहीं जा सकते, कई शादियाँ मिस करी होंगी, कई फंक्शंस मिस किए होंगे, लोग बुरा भी मानते हैं, ठीक बात है। लेकिन वो फेज ऐसा होता है कि अगर आपने उस समय थोड़ी सी भी डील दी तो आप शायद 4 कदम पीछे आ जाओगे। तो काम इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना और फैमिली को मैनेज करना, तो वो एक टसल होती है। सर कुछ आप यंग जनरेशन के लिए, उत्तराखंड के आर्टिस्ट के लिए कुछ कहना चाहते हैं उनको, क्या हाउ डू दे सी द फ्यूचर? बिकॉज लोगों को लगता है कि अभी सडनली हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, हम सडनली किसी लाइव शो में पहुंच जाएं, पता नहीं क्या कर लें, क्या इतने ईजी है क्या सर? तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि खासकर ये रियलिटी शोज़ का जो आप कह रहे हैं जी, बहुत सारे लोग आते हैं इसमें जी, और वो बहुत फेमस भी हो जाते हैं, लेकिन सक्सेस मिलना फिर भी थोड़ा आसान है आज की तारीख में, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड है। आपकी कोई एक क्लिप वायरल हो गई, हाँ, आपकी कोई एक रील वायरल हो गई तो आप रातों रात कहीं पहुंच फेमस सकते हो हैं, जाते, लेकिन उसको मेंटेन करना वो टफ है। वो टफ है और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओह यस, तो आपने अगर मेहनत आपको करनी है, जी, जी, आपको तो पहले करनी पड़ेगी या बाद में करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेहनत छूटी तो बहुत सारे लोग गायब भी हो गए हैं। तो आप रातों रात देखा होगा कि स्टार बने, लेकिन आज आप पूछोगे कहाँ है तो किसी को समझ नहीं आया कहाँ है। तो थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक बेचारा बहुत हमारा एक सिंगर था कच्चा बादाम जिसने गाया था जी, अभी रातों रात उसका गाना वायरल हुआ, उसको सब जगह बुलाया गया, अब वो इस जिंदगी में घुसा और उसके बाद लाइमलाइट पूरी देखी उन्होंने, सब बाहर हो गया। ओके, तो उससे कोप करना बड़ा मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिप्रेसिंग टू सी। एक बार पहले अगर आप आ जाओ तो ये चीज़ मुझे बड़ी डेंजरस भी लगती है, समझिए, और ये हर कोई संभाल भी नहीं पाता है। तो ये आपको बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो सक्सेस है उसको डाइजेस्ट करना भी आना चाहिए, संभालना आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, एंड डिस्कवर उत्तराखंड की टीम से और अपनी ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।